नमस्कार। एडिक्शन, नशा या लत किसी भी चीज़ की हो सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्रग्स का ही नशा होता है, किसी भी चीज़ की लत आपको लग सकती है। हो सकता है मोबाइल देखने की लत हो सकता है टीवी देखने की लत हो सकता है सजने-संवरने की लत हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके ऊपर इतनी हावी हो जाए कि आपकी बाकी ज़िंदगियों को परेशान करने लग जाए, उसको डिस्टर्ब करने लग जाए, तो आप मान के चलिए कि आप किसी चीज़ की गिरफ्त में हैं। क्योंकि हम किसी चीज़ के नियंत्रण में रहें और वो हमें अपने हिसाब से चलाए, तो हम वो कैसे कर पाएँगे जिसके लिए हम लोग आए हैं या फिर जो हम ज़िंदगी से चाहते हैं। यानी ये बात समझ में आती है कि एडिक्शन जीवन का एक बुरा पहलू है, वो चाहे किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो आज हम लोग इसी विषय के ऊपर विचार करेंगे। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये एडिक्शन क्यों होता है और इससे दूर किस तरह से हुआ जाए। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि सारे शरीर का नियंत्रण दिमाग ही तो करता है। अगर दिमाग सही नहीं रहेगा, तो बाकी चीज़ें भी कैसे ठीक होंगी। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को जानने की कोशिश करें जिनके ज़रिए कि हमारा दिमाग भी ठीक रह सके और हम लोग अच्छे ढंग से उत्तरोत्तर उन्नति कर सकें। चलिए, इसके लिए जिन महत्वपूर्ण शख्सियतों को हमने आपके लिए चुना है, उनसे आपको सबसे पहले रूबरू करवा देता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेडेंट टीवी और मैं सुनील नारनूलिया, शिक्षा सरोकार सीजन 2 के आज के इस बेहद महत्वपूर्ण अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मौजूद आज के कार्यक्रम का मैं आपके सामने रख ही चुका हूं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह नशा हमारे जीवन के अंदर शामिल होता है और कैसे हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। चलिए, आपको रूबरू करवाता हूँ हमारे आज के पैनलिस्ट से। सबसे पहले मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगा, हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं आरती टूटीजा जी। आरती टूटीजा जी हमारे साथ 2 बजे से जुड़ी हुई हैं। आरती जी के बारे में बताना चाहूँगा, ये पोटेंशियल अनलिमिटेड लाइफस्टाइल जो कोचिंग है और ओमनी हिप्नोसिस इंडिया है, उसकी फाउंडर हैं। ये बेसिकली कंसल्टिंग हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और ओमनी हिप्नोसिस ट्रेनर हैं, ईक्यू डेवलपमेंट कोच हैं और स्लीप टॉक कंसल्टेंट भी हैं। इनकी अचीवमेंट्स वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी एक खास बात जिसका यहाँ पे ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि इन्होंने दोनों ही तरह से काम बहुत महत्वपूर्ण किया। चाहे वो मेंटल हेल्थ की हम बात करें, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, दोनों ही चीज़ों के अंदर, तो इन्हें इनके क्षेत्र में बहुत अद्भुत कार्य करने के लिए सन 2016 के अंदर इनके रीजन के अंदर एमी और अफ्रीका के अंदर इनको बेहतर एंटरप्रेन्योर के तौर के ऊपर नवाजा गया था। तो ऐसे शख्सियत जिसे पता है कि चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे स्किल हो, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो ब्रीन हो, सबको संतुलन कैसे बैठाया जाए, वो हमारे साथ में है और आज हम उनके जरिए जानने की कोशिश करेंगे कैसे हम इन चीज़ों को दुरुस्त कर सकते हैं। आरती जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, आभार कि आप इस कार्यक्रम से जुड़ी और आपके जरिए हम जान पाएंगे कि किस तरह से हम लोग अपने आप को नियंत्रण में, खुद के नियंत्रण में रख सकते हैं, दूसरों के नियंत्रण में नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार सुनील जी। और दूसरी शख्सियत जिनसे मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगा, वो हमारे साथ में निसरीन जी जुड़ी हुई हैं। निसरीन जी, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, निसरीन जी हमारे साथ है, मुंबई से जुड़ी हुई हैं। आप जानते हैं चिरपरिचित संस्था है द रीप्रोग्राम इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। निसरीन जी ही उस संस्था की फाउंडर हैं। निसरीन जी बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशनल लाइफ कोच हैं, एक हीलर हैं और ट्रेनर हैं। इनकी कोशिश ये रहती है कि दिमाग को सही दिशा में लगाया जाए। अगर कुछ शख्स इनकी कुछ अचीवमेंट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कुछ सफलताओं की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो मैं सिर्फ इतना सा बताना चाहूँगा आपको और इससे आप बहुत अंदाज़ा लगा पाएंगे कि निसरीन जी किस तरह से कार्य करती हैं। ये एक अवार्ड विनर हैं 100 आइकॉनिक वुमेन ऑफ इंडिया और टॉप 10 लाइफ कोचिंग प्रोवाइडर ऑफ इंडिया 2022 की। आपने इनके आर्टिकल्स बहुत पढ़े होंगे, परफेक्ट वुमेन मैगजीन जो आती है उसके अंदर ये रेगुलर कॉलमनिस्ट के तौर के ऊपर भी ये आती रहती है। निसरीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम से जुड़ी और आज हम आपके जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अपने आप को दुरुस्त रखें, कैसे हमारे दिमाग को संतुलन के अंदर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। जी। और अब मैं जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ, वो एक अद्भुत शख्सियत है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर जयश्री भार्गव जी की। डॉक्टर जयश्री भार्गव जी, आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आज हमारे साथ में हैं और हमारा मार्गदर्शन करेंगी। मैं डॉक्टर साहिबा के बारे में बताना चाहूँगा। डॉक्टर जयश्री जी एक एकेडमिशियन हैं। ये करीब 36 सालों से एजुकेशन की फील्ड के अंदर काम कर रही हैं और जिसमें सिर्फ 30 साल की बात करूँ, 30 साल तो इन्होंने संस्थाओं को, विभिन्न
प्रतिष्ठित संस्थाओं के मैनेजमेंट को देखने में बताएं। यानी कहने का मतलब सीधी सी बात कि 30 साल से करीब प्रिंसिपलशिप है वो देख रही है। तो आप समझ सकते हैं एक एकेडमिशियन जो व्यक्ति होता है वो जब प्रिंसिपल की कुर्सी भी संभाल रहा होता है, 30 साल जितने लंबे सफर से संभाल रहा होता है, तो उसकी गहराई, दिमाग की गहराई कितनी होती है, उसे पता होता है कि मैनेजमेंट किस तरह से है, एजुकेशन किस तरह से है, उन सभी बातों के अंदर वो संतुलन बैठा के चलता है। जयश्री जी के बारे में बताना चाहूँगा कि ऑलराउंडर पर्सनैलिटी है, यानी आप किसी खांचे में नहीं डाल सकते। ये हर तरफ, हर विधा में काम करने की कोशिश करते हैं। ये स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे डिबेट्स की बात करें, चाहे आप स्कूल के मैनेजमेंट की बात करें, हर तरह से ये रहते हैं। इन्हें सीबीएसई नेशनल अवार्ड टू टीचर्स है 2013 का, उससे भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा बहुत सारी इनकी जो पुरस्कार इन्हें मिले हैं। और ये जैसे मैं बता रहा था कि इनसे ये मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। चाहे वो डांस की बात करें, बास्केटबॉल की बात करें, माउंटेनियरिंग की बात करें, ट्रैवलिंग की बात करें, डिबेट्स की बात करें, या फिर और बहुत सारी विधाएं हैं, उन सब के अंदर ये अपनी दखल रखते हैं। यानी खासियत जो है वो एक जो इनका विश्वास कहूँ वो ये रहता है कि ईश्वर उन्हीं लोगों को ज़िंदगी मुश्किलें ज़्यादा देता है जिनका मानना है जो ईश्वर की नज़र में बहुत टफेस्ट होते हैं, जिनको लगता है ईश्वर को कि ये इस मुश्किलों को उठा पाएंगे, ये उन्हीं को ही उस तरह की मुश्किलें देते हैं। कहते हैं ना, सिर देख के सरदारी दी जाती है। तो जयश्री जी उसी बात का तवज्जो देते हैं, उसी बात को मानते हैं कि बड़ी मुश्किलें, तो इसका मतलब आपका किरदार भी बहुत बड़ा है। ये टूटना नहीं, संवरना सिखाती हैं, अनुशासित होना सिखाती हैं। डॉक्टर जयश्री जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है कि आज आप हमारे साथ इस मंच के ऊपर हैं। Thank you for having me on the panel. जी, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और मुझे लगता है कि अब मुझे सवालों का सिलसिला शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ में जो दर्शक जुड़े हैं उन्होंने अपने सवाल पूछने शुरू भी कर दिए हैं। तो मैं पहला सवाल निसरीन जी से लेना चाहूँगा। निसरीन जी, पहला सवाल तो मेरे जहन के अंदर ये आता है कि मेंटल हेल्थ की अगर हम लोग बात करें और एडिक्शन की अगर हम लोग बात करें, एक लत जो लग जाती है, उसके बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप होती है, उसके ऊपर थोड़ा सा हमें प्रकाश डालें। Thank you so much for this question. एक सर्वे के मुताबिक roughly around 50% of the people who have been diagnosed with mental health have some or the other substance abuse. क्या होता है कि जब भी हम लोग को एक मेंटल हेल्थ इश्यू होता है तो वो उसको नम करने के लिए, in order to numb ourselves, we turn towards substance abuse. Like depression होता है या कोई भी बाइपोलर डिजीज होता है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो people invariably turn towards any kind of substance abuse like alcohol or drugs लेना, क्योंकि वो उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको वो नम कर लेता है एंड इट अलाउज देम टू फील like a different person. They do not need to be in that depressive mood or in that bipolar situation or whatever it is that is affecting them. So जब भी ये होता है, mental health का issue होता है, people invariably try to turn to substances. But ऐसा नहीं है कि it is only one way. जब भी substance abuse का when people start abusing substance, that also leads to depression and other things. So it is interrelated. One is equal to the other. Generally speaking, whenever people are having alcohol or this drugs or anything of the sort, what happens is when they stop having it, they start feeling depressed, and all the other symptoms of their mental health issues start showing up. So in order to get away from that, they again go back to this. So वो identify करना बहुत ज़्यादा important है कि what is the root cause of the issue. Just ऐसे ही कि ये person substance abuse कर रहा है, you cannot just tell that, or if this person is having a mental health issue, you need to identify what is the reason that this person is going through this particular thing, and only then can we really help that person and help them so that they can either come out of both their issues at one time, or slowly see to it that they can come out of their issues in a very phased out manner.
जी, जी, जी। धीरे-धीरे कहने का मतलब हम ये कहें कि कोई भी चीज़ें एकदम से आपको आदी नहीं बनाती, कहीं न कहीं आप अंदर से जितने कमज़ोर होते चले जाते हैं, उसी तरह चीज़ें आपके ऊपर हावी होती चली जाती है और फिर आप उन्हीं गिरफ्त के अंदर फँसते चले जाते हैं। यानी आपकी अगर बात को मान के मैं चलूँ तो यानी कि हमें परवरिश में और हम जिस तरह से जीते हैं, अगर उसके अंदर भी थोड़ा सुधार किया जाए, तो हम लोग इतने कमज़ोर नहीं पड़ सकते। हम लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं। चलिए नसरीन जी, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर हमें बताई है। अगला सवाल मैं आरती जी से लेना चाहूँगा। आरती जी, हम बात करते हैं हैबिट की और बात करते हैं एडिक्शन की, है ना? तो हैबिट भी तो वही चीज़ होती है और एडिक्शन भी कुछ वैसा ही होता है। हैबिट में भी आपको एक आदत लग जाती है, यहाँ पे ये करना होता है और एडिक्शन भी उसी तरह की बात की हम बात करते हैं, उसको एक लेने की आदत है। हो सकता है कई मामलात में नेगेटिवली हो जाता है, ड्रग्स लेने लग जाता है या कोई और चीज़ों की लत उसे लग जाती है, तो वो एक बुरे पहलुओं के तौर के ऊपर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है दर्शक ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि हैबिट में और एडिक्शन में, इनमें बेसिकली डिफरेंस होता क्या है? मतलब कितना माइनर डिफरेंस है दोनों चीज़ों के अंदर? Okay. So thank you for inviting me today here. बेसिकली इसमें क्या है कि हैबिट एक ऐसी चीज़ है जो हम रेगुलरली ऑटोमेटिकली कोई चीज़ करते हैं, फिर उसमें एक हम बोलते हैं बैड हैबिट। सो क्या है बैड हैबिट? क्या है जो जनरली स्टार्ट होती है इन योर अर्ली टीनेज, जब हम ये सोचते हैं कि इट इज़ वेरी कूल टू स्मोक और ड्रिंक और ट्राई ड्रग्स और डू समथिंग एल्स इन दैट ऑर्डर, एंड देन वो धीरे 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 वो बिल्टअप होती है, एंड देन हम रियलाइज करते हैं कि ये गलत है। इट कुड बी इवन एडिक्शन टू स्क्रीन टाइम और शुगर और नेल बाइटिंग, इट कुड बी एनीथिंग, बट वी आर राइट नाउ फोकसिंग ओनली ऑन द सब्सटेंस पार्ट ऑफ इट. Now, this is habit, this is bad habit. So, what's the difference between addiction and that? Now, here is the major difference. एक तो ये होता है कि जो ड्रग्स है या स्मोकिंग है या ड्रिंकिंग है, उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इतनी यूज टू हो जाती है वो चीज़ से कि आपको ज़्यादा करनी पड़ती है इन स्मॉल इंटरवल्स. सो जैसे अगर कोई एक सिगरेट से चालू करता है, धीरे धीरे 20 40 तक भी पहुंच जाते हैं, जैसे मैं डील करती हूँ. द सेम केस इज विथ ड्रग्स ऑल्सो. Most of the time, you know, in the US, people die of drug overdose, not because they just took it like that. It's because they were not getting high and they had to take it more and more to get that high. So ये एक मेजर डिफरेंस है कि आपको ज्यादा करना पड़ता है. कमिंग बैक टू कि क्या डिफरेंस क्या है, तो हैबिट ऐसी चीज है जहाँ पे कोई एक रोक सकता है, अपने आप को चेंज कर सकता है, इजीली हो सकता है. पर एडिक्शन एक ऐसी चीज है जहाँ पे पीपल वॉक ओवर देयर करियर, their family, their relationship, their money. They walk over every other important part of their life, including their health, to go after their habit. That is called addiction, because now they have stopped looking at their life in any other perspective other than the association they have with their habit. एंड ये जो चीज मैंने बोली एसोसिएशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बिकॉज ये तभी होता है जब हमारे पास और जो एडिक्शन है उनके पास पॉजिटिव एसोसिएशन नहीं है लाइफ में, ना रिलेशनशिप में है, ना पेरेंट्स के साथ था. And again, I'm not saying it's black and white. There is a spectrum of it. Why somebody falls into it, and why a brother doesn't do it, and why sister does it. Same home, same sibling. So there is a whole spectrum to it. But at the same time, it happens because of lack of positive association with positive things in life. So the major difference is that when somebody walks over, somebody kind of completely overlooks their life, their career, their health, their family, that becomes the addiction, and that's a very major difference in people. बहुत बड़ी बात कही आपने कि जब चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और आप उनके इतने आदी हो जाते हैं कि बार बार और करते रहने का मन होता है, तो हम लोग उसे एक बीमारी की श्रेणी के अंदर ले सकते हैं. दूसरी बात, आपका ये भी कहना है कि एडिक्शन है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एलिमेंट लिए हुए होता है. जबकि हम लोग हैबिट्स की बात करें तो वो एक आदतें हो सकती हैं जो कि हमें सिर्फ खुद को अच्छा कंफर्ट फील करवाने वाली इस स्थिति में आ सकते हैं. लेकिन एडिक्शन मतलब आप उसके इतने मजबूर हो चुके हैं, उनके हाथों में इतने नियंत्रित हो चुके हैं कि आप उनके बिना रह ही नहीं पा रहे होते, फिर आप उन्हीं के लिहाज से चलने की कोशिश
करते हैं। बहुत बड़ी बात कही है आपने। डॉक्टर जयश्री जी, आपकी तरफ मैं रुख करना चाहूँगा। हमारे साथ में कई दर्शकों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं, तो एक सवाल जो मुझे लगता है मुझे आपसे लेना चाहिए कि आप एजुकेशन के फील्ड से करीब 36 साल से 36 ईयर से आप जुड़ी रही हैं और एक लंबा चौड़ा अनुभव रहा है। तो यहाँ पर एक जो सवाल आता है कि अक्सर हम लोग देखते हैं, एक लक्ष्मी देवी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्हें सवाल लेगा, अगर हम लंबे समय से किसी आदत के आदी हैं तो हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, खासकर किशोर वय में हम लोग देखते हैं, एडोलसेंस की जब हम एज के अंदर आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, जीवन की रंगीनियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं, हमें लगता है कि उसे ऐसा करेंगे तो स्टारडम बनेगा, ऐसा करेंगे तो बहुत। तो एक तो दो सवाल मेरे जहन के अंदर यहाँ पर आते हैं। एक तो जो लक्ष्मी जी ने पूछा है कि जब हमें ऐसी किसी चीज़ की आदत लग जाती है तो हम उससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, और दूसरी बात ये आती है कि किशोर जब मन होता है तब आदतें इतनी जल्दी लगती क्यों हैं? जी सुनील जी, पहले तो जैसे आजकल आप मीडिया में कर रहे हैं, स्टार्ट विद अ पॉजिटिव थॉट। सो अभी तक हम बात कर रहे हैं कि एडिक्शन, अति किसी भी चीज की बुरी है, बट ऑन अ पॉजिटिव थॉट आई वुड से एडिक्शन इज गुड if you invest in your family and relatives. Addiction is good if you invest in your friends. Addiction is good if you invest in good books. So with this, now coming to your question, देखिए ये शुरू होता है टीन एज से, जबकि बच्चे एक दूसरे का कंपैरिजन करने लगते हैं अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाने के लिए, और एक ये फीलिंग कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, उस समय से शुरुआत होती है। और कुछ फैमिली बैकग्राउंड से भी रिलेटेड होता है ये। सो अर्ली डिटेक्शन इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। जिस लेवल पे मैं काम करती हूँ, टीचर्स काम करते हैं स्कूल में, अर्ली डिटेक्शन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर कोई बच्चा नॉर्मल से अलग बिहेव कर रहा है, हमेशा घुलता मिलता रहता है और अब अलूफ होने लग गया है, या बार बार वॉशरूम जाने के लिए बात करता है, तो हमें हमारे कान खड़े होने चाहिए कि जरूर कोई कुछ ना कुछ बात है जिसकी वजह से ये परेशान है, और अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो उसी तरह से उसको जल्दी छुटकारा भी पाया जा सकता है। इसके लिए पेरेंट्स और स्कूल हैव टू वर्क इन टैंडम। पेरेंट्स को बच्चों के बचाव में नहीं, मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता है, वो नहीं होना चाहिए। अगर स्कूल कुछ कह रहा है, टीचर्स कुछ कह रहे हैं, तो सुन के और ये समझना चाहिए कि घर पे भी ऐसा ही हो रहा है। अगर बच्चा खेलने नहीं जाना चाहता है, कमरे में ही बंद रहता है, तो जरूर कोई फिक्र की बात है। तो स्कूल और पेरेंट्स को साथ मिलकर, और फिर अगर काउंसलर की जरूरत है, अगर मेडिकेशन की जरूरत है, तो वो अर्ली डिटेक्शन के साथ ही मेडिकेशन शुरू करके और जल्दी ही लत से छुटकारा पाया जा सकता है। सो दिस इज व्हाट आई फील कि टीनेज में आते ही जो एक कॉम्पिटिटिव भावना बढ़ जाती है, उसकी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। तो वी हैव टू निप इट इन द बड सो दैट इट डजंट टेक अ ह्यूज डायमेंशन। जी जी जी, बिल्कुल सही बात आपने फरमाई। और मुझे लगता है कि आपने जिस पॉजिटिव नोट की बात की थी, उसी पॉजिटिव नोट से मैं भी आगे बात को यहाँ बढ़ाना चाहूँगा। मुझे एक शेर याद आ गया है, और वो अब्बास काबिर साहब जो फरमाते हैं कि तेरी मोहब्बत में गुमराही का अज़म नशा था कि तुझ तक आते हुए खुदा तक पहुँच गए। आपने बड़ी खूबसूरत सी बात की कि एडिक्शन को हम लोग पॉजिटिव वे में ले सकते हैं अगर वो हमें किसी नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर लेकर नहीं जा रहा है। बहुत खूबसूरत बात कही। वो एडिक्शन अच्छा है जो कि हमें देश से प्रेम करना सिखाता है, वो एडिक्शन अच्छा है जो हमें अपनी फैमिली की केयर करना सिखाता है, वो एडिक्शन भी अच्छा है जो कि हमें खुद को इम्प्रूव करना सिखाता है। हम जितना उसमें डूबते जाएंगे, जितना खोते चले जाएंगे, उतना ही कुछ आगे की तरफ, बेहतरी की तरफ करते ही चले जाएंगे। आपने यहाँ पर कुछ एडिक्शन को सिम्टम्स को भी जो छेड़ा कि इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, मुझे लगता है उस सवाल को थोड़ा सा आगे निसरीन जी की तरफ लेकर बढ़ना चाहूँगा। निसरीन जी, एडिक्शन पे जैसे आपने भी अपना जो रुख रखा, आरती जी ने भी रखा, जयश्री जी ने भी रखा, और अपने अपने पहलुओं को यहाँ पे स्पष्ट करने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि सवाल को सबसे पहले लिया जाना ज़रूरी हो जाता है कि एडिक्शन, जैसे हम लोग कहते हैं लत की एक ऐसी चीज़, जब हमें लगे कि हम उसी गिरफ्त में आ गए हैं, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा
बताएं क्या साइन क्या होते हैं जब हमें समझना चाहिए कि ये चीज़ हमारे ऊपर से जा रही है। वैसे अगर वही चीज़ जैसे जैसे कह रहे पॉजिटिव डायरेक्शन में जब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है तो मुश्किल होती है। तो बताएं कौन से ऐसे साइन हैं, कौन से ऐसे सिम्टम जब हमें लगता है कि हमें अब अपने आप पे अब इसकी गिरफ्त के अंदर चले गए हैं और नियंत्रण करना चाहिए खुद को। So, thank you so much for this question. Taking it forward from Jayashree ji, what happens is कि जब people around us will be the first people to notice. हम लोगों को खुद से नहीं समझ में आएगा कि ये हो रहा है अपने साथ, या I have to be on my guard. वो हमको समझ में नहीं आता है. What happens is कंसिस्टेंटली हमको थोड़ा और ज्यादा लाइक आरती जी ने कहा, एक सिगरेट से शुरू किया और फिर you don't know when it comes up to 40. So you have to people around have to be on their guard के लाइक जयश्री जी ने बोला कि कभी भी हम लोग देखते हैं कि हमारे जो करीबी जन है उसके बिहेवियरल चेंजेस आता है. they keep tuning out. हम जब बात करते हैं तो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं. You find that these people are not responsive to whatever we are saying. सुनना तो दूर की बात है, they don't even want to respond to us, or they don't want to be in the same room as us. They become aloof or withdrawn, and they try to push people away from them. When you notice that this is happening, it is best that you start talking to them and try to find out whether it is mental health issue or they are abusing any kind of substance, because there is a very fine line, very thin line between the two. You don't know when one can lead to the other. So when हम देखते हैं कि एक पर्सन का जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे थोड़ा विपरीत हो गया है, if it has become a little different from what they normally behave, they have been a very very happy go lucky person, and suddenly you find that चिड़चिड़े हो गए हैं, they get angry at the drop of a hat, and you find that they it takes very little to aggravate them, or they become very aggressive. These are all signs to look out for. तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसी चीजें जो समाज में कहें, रिश्तों में कहें, आपस खुद के अंदर में एक डिसीज पैदा करें, अनीज पैदा कर दें, जब हमारा कंफर्ट खत्म होने लग जाए तो हमें अब समझना चाहिए कि कोई चीज़ है जो हमें अपनी गिरफ्त के अंदर ले रही है. फिर हो सकता है वो कोई बीमारी भी हो सकती है, कोई लत भी हो सकती है, कोई सोच भी हो सकती है, कोई विचार भी हो सकता है जिसके अंदर हम लोग खोए हुए हैं. तो कोई चीज़ है जो हमारे दिमाग को सुकून नहीं दे रही, हमें आराम से बैठने नहीं दे रही है. अगर हम उसी गिरफ्त में नहीं होते तो हम आराम से बैठे होते, क्योंकि जब बेड़ियां जकड़ के हमें रखती हैं तब ही हमें यह महसूस होता है कि हम अपने आप को खुलेपन के अंदर नहीं, बिल्कुल पिंजरे में बैठा हुआ पंछी जैसे होता है उसी जैसी हालत हो जाती है किसी एडिक्ट पर्सन की, या फिर जो बिल्कुल पूरी तरह उस चीज़ की गिरफ्त के अंदर चला गया. तो जब हमें लगे कि हम उसकी गिरफ्त में पूरी तरह चले गए, हम लोग दूसरी चीज़ों को, सोशल चीज़ों को जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने सोच के हिसाब से नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें सबको पता होता है कि हमें करना चाहिए लेकिन फिर भी हम लोग नहीं कर पा रहे होते हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें किसी न किसी चीज़ की लत है. ज़रूरी नहीं है कि वो नशे की ही हो, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी मोबाइल की हो या फिर किसी और चीज़ की हो सकता है वो आपके अहंकार का भी नशा हो सकता है आपके आपके ख्वाबों का नशा भी हो सकता है आपकी सोच का नशा भी आपके साथ में हो सकता है. ऐसी बहुत सारी बातें हमारे साथ के अंदर हो सकती हैं. जब बात चल रही है एक अहंकार की, खुद के ख्वाबों की, खुद के उसूलों की, खुद के इस तरह की, तो मुझे लगता है इसी तरह का एक सवाल जो बन के आता है, उस सवाल को पूछूं उससे पहले मेरा एक शेर हसन नईम साहब का वो शेर याद आ गया. कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, हर ज़माने में शहादत की यही इसबाब थे. बिल्कुल होता है हर इंसान, किसी को लगता है कि मैं बड़ा उसूलों वाला आदमी हूँ, किसी को लगता है मेरे ख्वाब बड़े हैं, और उन्हीं के लिए वो आसपास का जो सारा माहौल उसको वो छोड़ते हुए आगे अब बढ़ते हैं. तो आते जी मैं ये जानना चाहूँगा, जब ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि हम उस नशे के अंदर, उस एडिक्शन के अंदर इतने खोए रहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि हमें आसपास के माहौल के साथ में किस तरह संतुलन बैठाना है, कैसे उन चीज़ों के साथ में अपने आप को बैलेंस करना है जो कि हमारे जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है. जाहिर सी बात, हम चाहे रिश्तों की बात करें, चाहे हम लोग सोशल हमारी स्टेटस की बात करें, या फिर सोशल मीटिंग की बात करें, तो ऐसी स्थिति के अंदर फिजिकल और फिजियोलॉजिकल क्या क्या इम्पैक्ट हैं हमारे ऊपर देखने को मिलते हैं.
जी, जैसे बताया कि कोई भी एडिक्शन है वो मेंटल इश्यू से स्टार्ट होता है, और मेरे हर एक वीडियो में मैं बोलती हूँ कि हमारे 4 इमोशंस हैं जो हमें बहुत रूल करते हैं: एंगर, गिल्ट, शेम एंड लव एंड फियर्स, रादर 5। नाउ मेंटल इश्यू यहीं से स्टार्ट होते हैं। व्हेन वी सफर फ्रॉम एनी ऑफ दीज थिंग्स, वी गेट इनटू रॉन्ग एसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ ईदर पीपल, कंपनी और द सब्सटेंसेस इटसेल्फ। अभी क्या होता है कि जब आप शुरुआत करते हैं तब तो लगता है कि मुझे तो कूल दिखना है, मेरी आइडेंटिटी यही है, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरे दूसरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब ये चीज आप लॉन्ग टर्म करते हैं, चाहे ड्रिंकिंग हो या सिगरेट हो या ड्रग्स हो, ड्रग्स दैट आर केमिकली प्रोड्यूस्ड, या दे हैव वेरी वेरी लॉन्ग टर्म ग्रेव इफेक्ट ऑन द बॉडी। सो उसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें लिवर पे असर होता है, आपका लिवर ठीक से काम नहीं करता है। यंग एज में ये चीजें बहुत दिखती नहीं है, पर जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है आपका कंजम्पशन, वैसे वैसे लिवर पे इफेक्ट होती है, मसल्स लूज हो जाते हैं, स्पेशली गम्स और वो सब बहुत अर्ली एज में मसल्स और टीथ निकल जाते हैं अगर वो केमिकल ड्रग्स हैं तो। दूसरा ये चीज होता है कि या फिर रिफ्लेक्सेस कम हो जाती है, आपको आपकी स्पीच इनकोहेरेंट हो जाती है। ये सब लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, और ये मैंने काफ़ी जगह पे जो मैंने रिसर्च पढ़ी है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि ये सब लॉन्ग टर्म इसकी इफेक्ट होती है। दूसरा तो जैसे बोला, रिफ्लेक्सेस आपके कम हो जाते हैं, आपकी जो त्वरा है कुछ करने की वो कम हो जाती है, आपका वेट कम होता है, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट में फिर शुगर इश्यू, बीपी, बिकॉज आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। लिवर एक ऐसी चीज है जो आपके बॉडी के टॉक्सिक को प्रोसेस करती है। व्हेन इट गोज बियॉन्ड अ लेवल, then there is no way the liver can respond to it. लिवर अपना काम करना छोड़ देता है, और वहीं से सारी दूसरे इश्यूज प्रॉब्लम होती है। तो इसके तो बहुत सारे और फिर क्या होता है कि ये सब जैसे प्रॉब्लम शुरू होती है, आपको ये एंगर है, फियर है, जिसकी वजह से आप ये कर रहे हो, फिर आप ये खाते पीते हो, और फिर बाद में आपको एंगर और गिल्ट होता है बिकॉज आपने कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए। आपकी फैमिली आपको कांस्टेंट प्रेशर कर रही है, पर आपको पता नहीं है कि इस लत से कैसे बाहर आए, क्योंकि जो केमिकल ड्रग्स हैं वो फिजिकली आपको एडिक्टिव हो जाते हैं, आपकी बॉडी को चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि आज आप कुछ खा रहे हैं, आज नहीं खाया तो चलेगा। दिस ड्रग्स हैव अ वेरी सीवियर इम्पैक्ट ऑन द बॉडी एज वेल। सो उसमें बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, तो इसकी तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो बहुत ही है। एंड लॉन्ग टर्म, आई एम नॉट सेइंग 1 year or 2 year, केमिकल ड्रग्स कैन हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट as soon as if somebody has used it for a year. So unlike cigarette and drinking, this has a very very deep impact on the physiological person. चलिए, बड़ी बात कही आपने कि हम ओवर एडिक्शन से, अगर इतना सिर्फ केमिकल एडिक्शन की अगर हम लोग बात करें, जैसे हम ड्रग्स बोलते हैं, उसे किसी तरह का भी हो सकता है, सिगरेट के जरिए भी हो सकता है, या फिर और भी अलग अलग तरीके जो चीज़ें होती हैं उनके जरिए करता है, वो कहीं ना कहीं एक अंदर हमारे हार्मोनल चेंजेस करने लग जाता है, केमिकल रिक्वायरमेंट बनता चला जाता है धीरे धीरे, और फिर हमारी चाहे सेलुलर सिस्टम की बात करें या ऑर्गन जो हमारा सिस्टम होता है उसको उसकी डिमांड करने की आदत पड़ जाती है, वो उसको बार बार डिमांड करता है, मुझे केमिकल चाहिए, वरना इसके बिना मैं अपने आप को रिलैक्स फील नहीं करूँगा, फटीग फील नहीं करूँगा। शायद वो कहीं ना कहीं एक एडिक्शन की तरफ पहला और बड़ा वो सिम्टम हमें नज़र आ रहा होता है। यानी कि अगर हम उससे बचना है तो हमें धीरे धीरे करीब खुद को कप अप करना होगा। रिहेबिलिटेशन के इन सेंटर्स के जरिए बात करिए और चीज़ें कहीं, शायद उन्हीं के जरिए ही इन चीज़ों में हो सकता है, क्योंकि एकदम से हम अपने आप पर उस केमिकल चेंजेस को मेंटेन नहीं कर सकते। तो केमिकल चेंजेस को मेंटेन करने के लिए हमें किसी न किसी गाइड की, कहीं किसी न किसी मेंटर की, कहीं किसी न किसी डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। तो देखिए दर्शकों, हमें आरती जी ने एक बात स्पष्ट की है कि बाकी चीज़ों के जो अगर एडिक्शन है वो आपके नियंत्रण से हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा एडिक्शन जो केमिकली अगर आपके जीवन में शामिल हो चुका है तो उसके लिए आपको धीरे धीरे बहुत सारे प्रयास करने होंगे, उसी के बाद में खुद के ऊपर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो जैसे जी, एक सवाल मैं आपकी तरफ लेकर बढ़ना चाहूँगा। हमारे दर्शक ने पूछा, बिल्कुल वैसा मन में मेरे भी सवाल आ रहा था
माधुरी जी हैं यहाँ पूछना चाह रही, माधुरी शर्मा जी, कि ड्रग्स की चर्चा जब हम लोग करते हैं, अल्कोहल की जब हम बात करते हैं, तो हम उन्हें एक अलग हाशिए में रखते हैं, अलग कैटेगरी के अंदर रखते हैं, या फिर कुछ इस तरह से इनका सवाल जो यूँ कहो कि हमने एडिक्शन की जब बात करते हैं तो नशे को ही एडिक्शन मान रखा है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं कि उसी चीज़ को ही बुरा माना और चीज़ों को नहीं माना, जबकि प्रभावित तो सारी चीज़, जैसे आप लोग सभी तीनों लोग एक स्वर में एक बात कह रहे हैं कि एडिक्शन जो भी डिस्कम्फर्ट पैदा करे, वो सिर्फ खुद की ही नहीं, हमारे रिलेशनशिप की बात करें, सोशल स्टेटस की बात करें, हर जगह जो डिसीज पैदा कर दे वही एक तरह का एडिक्शन है। तो क्या कहना चाहेंगे, इससे ही अलग नाम क्यों दिया जाता है? देखिए, ये शायद इंडियन सिनेरियो में बात हो रही है। अभी तक वी आर फॉर्चुनेट, the experts, Nisreen and Aarti would be better persons to comment on that. But अभी तक जो ज्यादातर एडिक्शन के केसेस आते हैं वो अल्कोहल के आते हैं, इसलिए नशा जो है वो मेन एडिक्शन इंडिया में माना जाता है। और क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होता है इसलिए इसकी चर्चा ज्यादा होती है, हर गली कोने नुक्कड़ पर ये मिल जाता है, इसलिए अल्कोहल एडिक्शन की ही ज्यादा बात की जाती है। और प्रचलित भी ज्यादा यही है। ड्रग्स अभी उतनी मात्रा में और उतनी सरलता से इंडिया में नहीं मिलती हैं। आई मे बी रॉन्ग बट दिस इज व्हाट आई फील। सो उनकी बात का जवाब देने के लिए, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, हर जगह मिल जाती है, इसलिए इसकी चर्चा ज्यादा होती है। जितने नशा मुक्ति केंद्र होते हैं वो सब अल्कोहल पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। इसमें मैं एक और, क्योंकि जो मेरे एरिया से जुड़ा हुआ है इसलिए मैं ये और कहना चाहूंगी, स्पेशली पेरेंट्स के लिए, छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज नहीं करें। अगर पर्स में से, वॉलेट में से कुछ पैसे कम हैं तो कहीं गिर गए होंगे, खर्च हो गए होंगे। अगर घर में एडोलेसेंट बच्चा है तो इन बातों को नजरअंदाज नहीं करें। अगर बच्चा देर रात तक जग रहा है, कोई उसमें डर या गलत बात नहीं है अगर जाके चेक कर लें कि बच्चा एक्चुअली क्या कर रहा है। अगर सुबह उठने पर आंखें लाल हैं या स्कूल नहीं जाना चाह रहे हैं तो उसको भी नजरअंदाज नहीं करें, बच्चे से सवाल करें, बच्चे उसको अपने पास बैठाकर उससे बात करें कि क्या तकलीफ है। बिकॉज अल्कोहल बीइंग इजीली अवेलेबल, it targets the maximum people. जी जी जी, मुझे लग रहा है कि इस बारे में आरती जी कुछ कहना चाह रही थी। जी आरती जी फरमाइए। हाँ, ये दूसरा जो एंगल ये है कि हम ड्रिंकिंग को ही क्यों एक इश्यू मानते हैं, क्योंकि एक उसका दूसरा एंगल ये है कि उसमें लीगलिटी इन्वॉल्व होती है। जैसे मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर इलीगल इन इंडिया, तो जैसे ही आप उसकी बात करेंगे, एक तो पहले कोई बताएगा नहीं कहाँ से लिया, क्योंकि उसमें इट्स लीगली नॉट एक्सेप्टेड, तो पहले ही वो पुलिस इश्यू हो जाती है, लीगल इश्यू में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये एक वजह है कि जो खुल के लोग बात नहीं करते उसमें, क्योंकि इसमें बेचने वाला भी फंसता है और जो यूज करता है वो भी फंसता है। तो कोई फैमिली ये चाहती नहीं है कि हमारा जो फैमिली मेंबर है उसको एक इश्यू तो है, उसके साथ में लीगल इश्यू भी उसमें ना हो। तो ये एक मेजर वजह है जो इंडिया में ये इतना एक्सेप्टेबल नहीं है। मोर ओवर हमारे लॉज है वो इतने क्लियर नहीं है। आप दूसरे कंट्री में देखें तो उसके रिगार्डिंग लॉज काफी क्लियर है कि किस तरह से वो लोग हैंडल करेंगे। वहां पे भी इवन 1 ग्राम ऑफ इफ यू आर फाउंड विथ 1 ग्राम ऑफ एनी ड्रग्स लाइक दैट तो आपको जेल हो सकती है। पर उसके साथ में अगर आपकी विलिंगनेस है तो आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर में गवर्नमेंट ही भेजती है। फिर उसके साथ आपको कुछ कम्युनिटी सर्विस करा के आपका टर्म क्लियर करते हैं, वो लोग जेल में नहीं भेजते हैं और आपको रिहेबिलिटेशन की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो हमारे यहाँ पे ये अभी ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी वजह से हमारा जो कोशिश है वो अभी भी ड्रिंकिंग इश्यू पे ज्यादा है। चलिए, मुझे लगता है निसरीन जी भी कुछ राय रखना चाहिए। जी निसरीन जी।
the other thing about this is, why is drinking only such a big issue is because most people, in the lower strata of society, resort to that as an addiction. Drugs are for mostly used by the affluent people, and that is why it doesn't come too much in the forefront. लोग इसके बारे में, they can hide it, they can, there is a little bit of a stigma, and so people push it under the rug, and they try to get away with that. But when it comes to drinking, everybody knows about this, and everyone, it's very open about this, and lower strata of society बहुत ज्यादा वो इस्तेमाल करती है, and that is why it becomes a big issue. And that's what I feel, that the drug scenario in India also is bad, but not many people are talking about it, simply because the affluent people know how to hide it away. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। एक अर्णव हसीदा जी हमारे साथ में हैं और ये भी कहना चाह रहे हैं कि इनको भी शायद ड्रग की 13 साल की उम्र में होने लग गया था। इनका जो लॉजिक जो इन्होंने दिया है कि मेरे माता पिता ये नहीं सुनना चाहते थे कि मुझे मदद की ज़रूरत है या नहीं। उन्होंने इसे असामान्य अवसर पर उनके बारे में चिल्लाने के रूप में देखा, और जब उनकी ये समस्या मतलब नहीं थी, यानी जाहिर सी बात है, जब इनको सुना नहीं जाता था तो ये अपने आप को सुनाने की कोशिश करते थे कि, और फिर धीरे धीरे जब वो चीज़ें नहीं समझ में आई तो फिर उन्होंने इंटेंशन गेन करने की कोशिश की और ड्रग्स की आदत उनकी तरफ जाने लगी, थोड़ा थोड़ा जाने लगे होंगे। तो ये जानना चाह रहे हैं कि अब ऐसी स्थिति के अंदर जब हमारे पारिवारिक स्थितियाँ ही खुद जिम्मेदार हो रही होती हैं, हमारे आसपास के लोग ही जिम्मेदार हो रहे होते हैं, तो मैं डॉक्टर जयश्री जी से ये जानना चाहूँगी, ऐसी स्थितियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि एक परिवार के जो लोग होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, उनके व्यवहार में किस तरह से क्या क्या बदलाव किए जाने चाहिए, क्या क्या एडेप्टेशन होनी चाहिए जिसके जरिए ऐसी नौबतें ना आए? देखिए सुनील जी, आज की भागदौड़ की जिंदगी में हर कोई कहता है समय नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए समय निकालना पड़ेगा। अगर कोई अप्रत्याशित व्यवहार दिख रहा है, और यहाँ तो अर्णव जी खुद बात करना चाहते हैं और उन्हें डांट के चुप करा दिया जाता है या उनकी बात नहीं सुनी जाती, तो ऐसे केस में कोई ऐसा जिसपे आपको भरोसा हो, चाहे वो परिवार से हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो टीचर हो, जिसपे आपको भरोसा हो, आप समय लेकर उनसे बात करें, अपने मन की बात करें और उनकी सलाह पे चलें। और जो सुन रहे हैं वो भी मजाक में नहीं ले इसको, जो विक्टिम है उनका मजाक नहीं उड़ाएं, उनको धैर्य से सुन के और उनको सही सलाह दें। आपके कुछ मिनट लगेंगे, लेकिन किसी की जिंदगी बदल जाएगी, किसी की जिंदगी में फर्क पड़ेगा, हो सकता है किसी की जिंदगी बच जाए आपके कुछ मिनट सुनने से। सो सबसे इम्पोर्टेंट है टू hear out what the person has to say. In case a person has confided in you, wants your attention to confide, please listen to the person and give proper advice. चलिए, बहुत सही बात कही कि बातें होनी बेहद ज़रूरी, बातें जब तक नहीं होंगी तब तक समस्या ही है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रॉपर होना ज़रूरी है। और माता पिता सभी से मेरी और सभी लोगों से गुजारिश है कि मैं आसपास थोड़ा बदलाव नज़र आए। चाहे पीछे भी हमारे जो एक्सपर्ट ने ये बात कहने की कोशिश की थी कि जब भी हमें एक बहुत बड़ा बदलाव नज़र आए, चाहे व्यवहार में अग्रेशन नज़र आ रही हो या फिर बहुत शांत हो रहे हों, तो ऐसी चीज़ें जब हो रही हो तो हमें उसे नोटिस करना बेहद ज़रूरी है। वरना जैसे अर्णव जी फरमा रहे हैं कि वैसी स्थितियाँ हो जाती है, फिर कहीं ना कहीं उस चीज़ को ले लिया जाता है। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि शकील आजमी साहब ने एक शेर फरमाया है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो ज़िंदगी में अगर ऐसी परेशानियां आ भी रही हैं, जाहिर सी बात है सबकी अपनी परेशानियां होती हैं, हर व्यक्ति इतना सोच के स्तर के ऊपर सुगत भी नहीं होता है कि सभी चीज़ों को बैलेंस कर ले। तो 5 उंगलियां बराबर नहीं, उसी तरह से व्यक्तियों की सोच भी बराबर नहीं होती और उनका धैर्य भी उतना बराबर नहीं होता है। तो हमें खुद को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, खुद को भी स्ट्रॉन्ग बनाना बेहद ज़रूरी है। हम अपने निर्णय दूसरों के ऊपर नहीं छोड़ने चाहिए कि वो अच्छा करेगा तो हम अच्छे बनेंगे। हमें अच्छा बनना है इसलिए हम अच्छा करेंगे, और ये सोचेंगे तो हम लोग अच्छा कर पाएंगे। अगर हमने अपनी तकदीर ही कहीं हमारे फ्यूचर की चाबी दूसरे के हाथों में रख दी तो जाहिर सी बात है फिर आप कभी भी डिरेल हो सकते हैं, जिसका कि अर्णव जी ने अभी हमारे सामने बड़ा खूबसूरत सा या फिर बहुत एक पेचीदा सा एग्जाम्पल हमारे सामने
रखा, जबकि इनके पेरेंट्स को इनकी बात सुनने के लिए समय नहीं था। अगला सवाल मुझे लगता है निसरीन जी से मैं लेना चाहूँ। निसरीन जी, जो सवाल यहाँ पर ये जो आ रहा है, ड्रग्स अब्यूजर्स की हम लोग बात करें, सोसाइटी के अंदर ही रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो बहुत हमें फिजिबल आसानी से नजरिकल भी आ जाती है, फिजिकल होती हैं तो समस्याएं देखने के अंदर भी आ जाती है। लेकिन बहुत सारे नशों की हम बात करें या फिर जैसे अपने मानसिक तौर पे जैसे एडिक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो ऐसे में जी कि भी ये कोई ड्रग अब्यूजर है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। Yes, so mostly people who abuse drugs generally start becoming a little antisocial. Antisocial का मतलब क्या होता है? They do not want to socialize with people. When they are with people, they are more aggressive. When they are at home also, they do not mix with people, or you will find that they withdraw within themselves. And these are small little things that you can make out. फिजिकल साइंस भी होते हैं, लाइक उन लोगों की आईज बिकम वेरी ग्लेज्ड, they cannot focus too much, then they are not able to maybe weight loss बहुत ज्यादा हो सकता है, like जयश्री जी ने बोला कि रात को सो नहीं सकते हैं, so and then because of the drugs, it gives them a high, so they are not able to sleep at night, and that is also one of the reasons why aggression zyada ho jata hai, because sleep is required for you to be able to stay calm, and when you're sleep deprived, your aggression level goes up, and that is the reason why you can look out for these small little symptoms, and make sure that these are the things that so like I said before ke जो mental health है and addiction है, तो they are very very closely related. So identify करना कि what exactly is going on is really really important. Are they really having some kind of a mental issue, or is it that they are abusing some kind of a substance? That you need to identify with that person, because these symptoms can be very very vague and very common for both. So you need to identify कि क्या चल रहा है, which one is more what is going on with that person. You really need to see and identify, and like Jayashri ji ne bola कि you need to listen to that person. You just give them your time. एक किसी का you can save a life by just listening to them. बड़ी अच्छी बात है कि एक ये बात तो कि हम लोग लाइफ में सेव कर सकते हैं, दूसरों को सुन के, उनकी बातों को समझ के, अगर दूसरों में उनको महसूस करवाना शुरू करें कि हाँ आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो कम होने की तरफ होती हैं। क्योंकि उन्हें वो कहते हैं ना कि अंबर खरबंदा साहब की मुश्किल को समझने का वसीला निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। जब हम बातें करना शुरू करते हैं तो कहीं के वो रास्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। हम लोग कार्यक्रम के समापन की तरफ आ चुके हैं, पड़ाव वो एक आ चुका जो हमें लगता है कि अब हमें थोड़े दिनों में, थोड़े वक्त के बाद उसे और करना होगा। लेकिन उससे पहले कई सवाल जो मेरे जहन के अंदर घूम रहे हैं और मैं चाहूँगा फटाफट आप लोगों से लूँ। तो आरती जी, एक सवाल हमारे साथ में कई लोगों ने अलग अलग तरीके से पूछा, लेकिन सार सबका वही है कि कोई व्यक्ति अगर किसी लंबे समय तक किसी नशे का शिकार हुए हो, तो क्या उसे खुद के स्तर के ऊपर कहीं, घर में कहीं, या फिर इस तरह की स्थितियों के जरिए उससे मुक्ति दिलवाई जा सकती है, या फिर उसे डॉक्टर के पास में या फिर किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर जाना ही ठीक रहता है? जी, जैसे हमारा अप्रोच हमेशा होना चाहिए कि किस तरह की लत लगी है, किस तरह का एडिक्शन है। तो अगर ड्रिंकिंग है या तो सिगरेट है, वो थोड़ा इजीली आप कोई थेरेपिस्ट के पास जाके उसको डील कर सकते हैं। इन माय एक्सपीरियंस ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ की दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि ये बिहेवियरल चेंजेस आना चाहिए, इसमें दवाई से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है आपको। सो जो भी एडिक्शन है उसके हिसाब से होना चाहिए। एक मैं थोड़ी एग्जांपल देना चाहूँगी कि बहुत साल पहले एक स्टडी हुई थी, माइस की स्टडी हुई थी। तो उन्होंने एक ग्रुप माइस था जहाँ पे सारे राउडीज थे, only individuals, no families were there.
तो और वहां पे उन लोगों ने ड्रग्स की वो रखी थी कि अगर जाके वो खुद अपने आप वहां से पानी में ड्रग्स मिला के ले सकते थे। आई मीन वहां पे जैसे कंट्रोल्ड ग्रुप होता है माइस का, तो वहां पे जितने भी थे माइस वो सारे ड्रग एडिक्ट थे, क्योंकि दे यूज्ड टू फाइट फॉर फूड विथ ईच अदर एंड दे विल गो एंड टेक ड्रग्स, एंड दिस यूज्ड टू बी द केस। वहां से उन लोगों ने एक जो ऐसा माइस था राउडी फाइट और जो ड्रग एडिक्ट था उसको उठाकर एक फैमिली ग्रुप में डाला, और वहां पे सारे छोटे माइस भी है, बड़े भी है, मदर माइस भी है, फादर माइस भी है। इट वाज अ सिंपल नाइस एनवायरनमेंट, वहां पे पूरा एक अच्छे से एक कॉलोनी रहती थी माइस की, यू नो। तो थोड़े टाइम में ये माइस जो है उसने अपना ड्रग लेना छोड़ दिया एंड ही स्टार्टेड मिंगलिंग एंड हैप्पी। आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंट्रोल्ड रिसर्च डन ऑन दिस. What it says and what is important is that the environment is very important. So for people with drugs, serious drug addiction, their environment is going to be very very important. So first of all उनको detox from environment मिलना चाहिए। वो जो environment में पल रहे हैं वहाँ पे वहाँ से उनको थोड़े टाइम के लिए वहाँ से निकालना बहुत जरूरी पड़ता है। उनको रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ेगी, उनको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें जैसे मैंने बोला फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, उनके मसल्स जो होते हैं वो खींचते हैं, उनको स्टमक एक होता है, उनको पूरी बॉडी में एक होता है, तो वो सब डील करने के लिए उनको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, उनको काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी, उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जैसे डॉक्टर जयश्री ने भी बताया कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें ये रेडीनेस ऑफ द पर्सन इज नॉट ओनली important, but the acceptance and support of the family is very important, because as I said, it's all about the environment, it's all about what kind of family you belong to. तो ये जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनको मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने फैमिली, जैसे अगर कोई बोलेगा कि मुझे हेडेक हो रही है या मेरे स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या आप अपने फैमिली पे चिल्लाएंगे? क्या आप क्या बोलेंगे कि चलो दिखाते हैं डॉक्टर को, हम ये रिपोर्ट कराएंगे वो रिपोर्ट कराएंगे? तो हम बिहेवियर इश्यू के ऊपर क्यों लोगों को चिल्लाते हैं? हम बिहेवियर के इश्यू पे लोगों को क्यों नहीं मानते कि ये भी एक तरह की बीमारी ही है जिसको सपोर्ट चाहिए, जिसके लिए राइट अप्रोच चाहिए, जिसके लिए रिहेबिलिटेशन चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, दवाई चाहिए, जो भी चाहिए वो करना चाहते हैं। तो हमारा ये माइंडसेट चेंज करना भी बहुत ज़रूरी पड़ेगा कि ये भी एक बीमारी है और उसको उसी तरीके से उसको डील करना पड़ेगा। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर से उसको डील कर सकते हैं। उसको ऐसे ही नहीं कि आपने किसी को बोला और चेंज हो गए, या आपने किसी को डांट लिया, तो आंख के आगे आप हाथ रखने से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होएगी, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। जी 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 जी, बहुत बहुत सही बात। जी डॉक्टर जयश्री जी। सुनील जी, मैं आरती जी के बात पे आगे कुछ ऐड करना चाहूंगी कि जो हमने एक्सपीरियंस से देखा है, मैं भी म्यूजिक और स्पोर्ट्स फील्ड से रही हूँ, तो डाइग्रेशन बहुत जरूरी और बहुत इफेक्टिव होता है। ऐसे कुछ बच्चे जो कि जिनको किसी तरह की लत शुरुआत ही है, क्योंकि स्कूलों में तो शुरुआत के ही केसेस आ जाते हैं, उनको अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट है और उसमें उन्हें पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाए, उनका इंटरेस्ट अराउज हो, तो उसका भी फर्क पड़ता है। और सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स में अगर इन्वॉल्व करेंगे ऐसे बच्चों को तो वो थक जाएंगे, थक के वो सो जाएंगे, उनको नींद अच्छी आएगी, उनके पास समय नहीं रहेगा कि ये किसी भी तरह के ड्रग अब्यूज या अल्कोहल या स्मोकिंग, किसी भी लत का वो उसको कंटिन्यू कर सके। इसलिए अर्ली स्टेजेस में उनको किसी भी कोई हॉबी उनको लगा दी जाए जिसको वो आगे ले जाए। मैंने ऐसे 2 बच्चे अलग अलग स्कूल में देखे हैं। एक ने जिसने स्पोर्ट्स में एक्सेल किया, उनको सिगरेट की लत लग गई थी, एक दिन में 12 सिगरेट तक पीता था बच्चा, और उसके बाद वो फुटबॉल का चैंपियन होके निकला और बोला मैं सर इतना थका देते हैं, मैं घर जाके सो जाता हूँ, मुझे सिगरेट उठाने की भी
मेरे पास एनर्जी नहीं रह मत जाती। लीजिए। ये उसको पॉजिटिव चैनलाइज करके इफेक्टिव उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ऐसे ही म्यूजिक थेरेपी राजस्थान यूनिवर्सिटी से की ही इजाद है। म्यूजिक इज थेरेपी फॉर सच केसेस। जी जी, बड़ी अच्छी बात बताई। यानी कि अगर हम लोग उन चीज़ों को, दिमाग को अगर अलग दिशा में लेके चले जाते हैं, उससे इतना थका देते हैं कि उस दूसरी तरफ सोचने का वक्त ही ना मिले, तो हम इन चीज़ों के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। बड़ी तो यानी कि हम इस चीज़ का अभी ध्यान रखना होगा कि जो कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो उस दिमाग को खाली ना छोड़ा जाए, उसके अंदर हमेशा कुछ न कुछ जो फर्टाइल होता है वो डालते हुए रहना चाहिए। जैसे कि अब जयश्री जी ने बहुत सुंदर सा एग्जांपल दिया है कि उसके टीचर थे, वो उस गेम्स के अंदर इतना थका देते थे, इतना टायर्ड कर देते थे कि उसके पास सोचने के लिए दूसरी चीज रहती नहीं थी। आप मकसद बना दीजिए, और मुझे लगता है मकसद से बड़ा मोटिवेशन कुछ होता नहीं है। अगर आप उसे मकसद सही ढंग से देने में कामयाब हो जाते हैं, तो व्यक्ति अपनी आपको आगे खुद ब खुद ही लेकर चला जाता है। तो जिंदगी में लोगों का मोटिवेशन देना है तो उन्हें मकसद उनके सामने रखिए, तो बाकी चीज़ों की तरफ नहीं होंगे। जब हमारे मकसद हमारे आंखों के सामने नहीं होते हैं, तो हमें दूसरे मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, और हम लोग अलग अलग चीज़ें ढूंढते हैं। वो हो सकता है ड्रग्स हो सकता है, या कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। निशिन जी, कार्यक्रम के समापन में आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय के ऊपर, तो बताएं। ड्रग्स Yes, को किस तरह से हम लोग उसे ले डाउन कर सकते हैं। yes. The only thing I would like to say is like what RTG was saying कि you know ये behavioral issue होता है, तो why is it that we don't take it seriously? Why is it that ये behavioral issue को हम लोग नजरअंदाज करते हैं? Because you know from our childhood we are always thinking about the society. So society is not going to come to your aid when you are in any kind of trouble. So families एक साथ में बैठकर you know if they are able to deal with that, then I'm sure that a person is not going to have to resort to any kind of addiction, whether it is you know addiction क्या होता है, क्यों वो लत लगती है, when you use it so that you know कि मेरे जो feelings है, मेरे जो issues है उसको numb करने के लिए I'm using it. So when you are having a very good support system, then you don't need to resort to any kind of external sources to get that. You know, love is one of the biggest addiction that everyone should actually resort to, and supporting each other is what is going to get us to that particular point. जी जी, बहुत बड़ी बात की। प्यार तो सभी समस्याओं का निदान है। अगर हम उसके आगोश में रहते हैं, उसके साथ में रहते हैं, तो सब चीज़ें खुद ब खुद ही खत्म हो जाती हैं। आरती जी, कार्यक्रम के समापन में आप कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से हम इस चीज़ से निजात पा सकते हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लगा सकते हैं? जी, तो पहला ही मेरा ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि मैं बोलूँगी कि इमोशनल हेल्थ पे ध्यान रखें, मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखें, चाहे आपकी हो या आपके बच्चों की हो या आपके कोई और फैमिली मेंबर की हो। कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, अभी तक नहीं की है, कभी तो करनी पड़ेगी। सेकंड थिंग इज़ कि जब भी अगर आप पाते हैं कि किसी को इस तरह से एडिक्शन है, चाहे इंटरनेट एडिक्शन किसी ने यहाँ पे सवाल पूछा है, तो हाँ, कोई बिल्कुल, भी एडिक्शन हो, उसके बेसिस में मैंने ये बोला है ना कि एक नेगेटिव एसोसिएशन है, क्योंकि पॉजिटिव एसोसिएशन की स्पेस नहीं है। जैसे अभी कोई अर्नब जी ने बताया था कि भाई मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ, पेरेंट्स चिल्लाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो कम्युनिकेशन की इश्यू है, कहीं ना कहीं तो वो गैप है जिसकी वजह से ओपन कम्युनिकेशन नहीं है, कनेक्शन नहीं है। तो ये सब इम्पोर्टेंट रहेगा जब हम पॉजिटिवली इसको लेंगे, पॉजिटिव कनेक्शन की बात करेंगे। और थर्ड थिंग, उससे आगे एक पॉजिटिव और मीनिंगफुल एसोसिएशन रिप्लेसमेंट प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कोई इंटरनेट एडिक्शन है तो इसका मतलब है कि उसके लाइफ में और कुछ एसोसिएशन नहीं है, और कुछ एक्टिविटी नहीं है, और कुछ पर्पस नहीं है। तो वहां से बाहर निकाल के अगर कोई और एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, देन उसमें बहुत फर्क आता है। तो फ्रॉम नेगेटिव एसोसिएशन towards the positive association is a way forward for de-addiction, for being free of addiction in your life. जी जी, बहुत सही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के जरिए जो यहाँ डिस्कशन हुआ, जो मंत्रणा हुई, सब बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें निकल कर आई। मुझे लगता है दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं
और अब भी जुड़े हुए हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जरिए जो बातें निकल कर आई, मुझे लगता है उनको जब अमल में लाया जाएगा तो अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर निकल कर आएंगे। यही एक अच्छा होता है आप जैसे गुणी लोगों के पास में बैठने का, जो बड़ी गूढ़ बातों को बहुत सरलता से सामने रख देते हैं। तो आपके इसी अनुभव को प्रणाम करते हुए आज ये कार्यक्रम के लिए आज्ञा चाहूँगा और फिर मिलेंगे इस मंच के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद दर्शकों, आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन कि आप इस कार्यक्रम जी। बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, तो सभी को श्रावणी पूर्णिमा और रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। सब भाई बहन और पूरा परिवार साथ में मिलकर एक दूसरे पे ध्यान देते हुए खुश रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत आपको भी। शुभकामनाएं। आप Thank you. सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।